यहाँ से अगर हम लोग चलें तो कल क्या कुछ किया था, कल का मेन टारगेट क्या था। कल हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नंपाई प्रॉपर्टीज़ को देखा था, जिसमें साइज़ देखा था हमने, शेप का यूज़ देखा था। अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं आपके एरे में, तो आप किसके थ्रू काउंट करेंगे? साइज के थ्रू। कोई पूछे कि कितने रो या कितने कॉलम हैं, तो आप किसका यूज़ करेंगे? शेप का। अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन कितना है, तो किसका यूज़ करेंगे आप? एंडिम का। अगर कोई पूछे कि डेटा टाइप क्या है, तो किसका यूज़ करेंगे आप? डी टाइप का। अगर आपको कोई बोले कि 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर दीजिए, तो किसका यूज़ करेंगे आप? फ्लैटेन का। अगर कोई बोले कि 1D एरे है उसको 2D एरे में कन्वर्ट करना है, तो किसका यूज़ करेंगे? रीशेप का। ये सब कुछ है रिकॉर्डेड, नोट्स भी है, आप इसको भी एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते। अब बात करते हैं, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉपी एरे का। एरे को कॉपी करने का 3 तरीका देखा था, लिंक, शैलो और डीप। अगर आप लिंक मेथड को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आप लिंक करते हैं 2 एरे को, तो एक ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और उसी को दोनों एरे क्या करेगा? पॉइंट करेगा। मतलब 2 इंडिपेंडेंट मेमोरी ब्लॉक नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है LOE, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, और एक एरे बनाया जिसमें कुछ एलिमेंट्स को डाला, और उसके बाद एक सेकंड एरे हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जो इसी का लिंक होगा, तो बस लिखना क्या है? कोलोन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कोलोन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या डालेंगे? LOE। क्या डालेंगे? LOE, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डालेंगे, है ना। कोलोन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या डालेंगे? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा? ये कोलोन हो जाएगा। अब जब कोलोन होगा तो एक ही हमारा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, और दोनों एरे LOE और COLOE दोनों उसी को पॉइंट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, एक नया मेमोरी ब्लॉक बने, एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है? SCOLOE, मतलब शैलो कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, शैलो कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। और शैलो कॉपी बनाने के लिए एक फंक्शन होता है नंपाई एरे के पास, जिसको बोलते हैं व्यू। शैलो कॉपी का मतलब क्या होता है कि एक एरे का एक कॉपी एरे बनेगा एक अलग मेमोरी ब्लॉक पे, लेकिन दोनों आपस में लिंक्ड होने के कारण अगर आप सोर्स वाले एरे में कोई चेंजेस करेंगे, तो जो कॉपी आपने करके बनाया उसमें अपने आप वो चेंजेस अपडेट होता रहेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक एरे का एक आप कॉपी बनाएं और सोर्स एरे में अगर कोई चेंजेस करते हो तो डेस्टिनेशन एरे में कोई चेंजेस ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? आप कॉपी मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? कॉपी मेथड का यूज़ करेंगे। आगे बढ़े, उसके बाद फिर क्या है? COLOE। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि हम लोग किसी एलिमेंट का क्या बनाएंगे? अगर हमने यहाँ पे COLOE में कोई बदलाव किया है, अपडेट किया है ना, तो वो बदलाव कहाँ दिखाई देगा? वो बदलाव इस पे दिखाई देगा। या फिर LOE में कोई बदलाव करेंगे तो कहाँ दिखाई देगा? COLOE में भी बदलाव दिखाई देगा। उसी को हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। मतलब मेन टॉपिक क्या था अपना यहाँ पे? कॉपी करने का अलग अलग तरीका। क्या देखा था हमने? एक नंपाई को कॉपी करने का अलग अलग तरीका हमने देखा था। इस बार यहाँ हमने क्या सीखा था कि कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो तो कैसे करेंगे? क्या करना हो? अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो, इसके लिए हमने ऑपरेटर का यूज़ सीखा था। किसका यूज़ सीखा था? अब जैसे एक एरे हमने बनाया, एक नंपाई एरे बना लिया। अब इस नंपाई एरे पे हमें मान लो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना था, ताकि ईच एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कर सकें, है ना। अगर हम चाहते हैं कि ईच एलिमेंट से 15 माइनस कर दे, तो इसके लिए हमने ये लिखा था। हम चाहते हैं ईच एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमने यूज़ किया था। ईच एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर दे और ईच एलिमेंट का
पावर 2 इवेलुएट कर दे, तो इसके लिए हमने ये यूज़ किया था। इसको बेसिकली बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये जो हमने यूज़ किया, यूज़ ऑफ सम ऑपरेटर ओवर द नंपाई एरे फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि एक एरे है हमारे पास, एरे 2, और एरे 2 में हम क्या चाहते हैं, np डॉट एरे, और इसमें हमने क्या किया, कुछ वैल्यू पुटअप कर दिया, 77, 88, 22, 33, 11 और 66, कुछ हमने इसमें वैल्यू डाल दिए, 55, और उसके बाद क्या डाल दिया हमने, 40, इस तरीके से। अब उसके बाद मुझे क्या करना, ये मान लो कि कोई प्राइस है, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्राइस में कुछ चेंजेस कर दो। प्राइस में क्या कर दो, कुछ चेंजेस कर दो। जैसे कोई ऑफ़र देना है मुझे कि सभी में 10% का डिस्काउंट दे दो, या सभी पे 2% का डिस्काउंट दे दो। क्या ऐसा किया जा सकता है? अब मान लो एरे के जगह पे यहाँ पे मैंने डाल दिया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और हमने डिस्काउंट ओवर प्रोडक्ट, डिस्काउंट कितना देना है मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। अब मैं चाहता हूँ कि बताओ कि फाइनली इन सारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा आफ्टर डिस्काउंट। तो इसके लिए नॉर्मल तरीका क्या होगा, एक लूप चलाएंगे, हर एलिमेंट का 10% निकालेंगे, फिर एरे में अपडेट करेंगे, यही ना करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको हम आसान कैसे बना सकते हैं? आसान बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा PP इक्वल टू PP माइनस, एक ब्रैकेट शुरू करो, PP इंटू कितना, TOP, यही ना देंगे, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 100। बस इतना करना है। और उसके बाद आप देखो, मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, क्या प्रिंट कर देता हूँ, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिफोर डिस्काउंट, और क्या देंगे यहाँ पे हम, PP, क्या डालेंगे, PP, और इसमें क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, और क्या डालेंगे, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिस्काउंट, और यहाँ क्या डाल देता हूँ मैं, वापस PP डाल देता हूँ। नहीं, अब बताओ कि अगर हम नंपाई यूज़ ना करते तो ये कोड कम से कम 4 लाइन में जाता, और ऐसे कितने लाइन में हो गया। ये कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। अब रन करके देखें, कोड को हमने रन किया। चलो टर्मिनल पे आ जाते हैं, अपने ही तरीके से रन करते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन a.py, क्या आ रहा है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिफोर डिस्काउंट क्या है, बिफोर डिस्काउंट जो होना चाहिए था 77, 88, और ये आफ्टर डिस्काउंट क्या हो चुका है। समझ में आया? तो सोचो कि नंपाई में ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम अपने काम को कितना आसान बना दें। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। आगे बढ़ें तो एक नया फाइल ही बना लें, जो टॉपिक अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसके लिए।
एग्रीगेशन फंक्शन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अभी किसके ऊपर, पाइथन numpy के ऊपर। तो एग्रीगेशन के लिए हमने एक फ़ाइल बना दी है AWG.py के नाम। अब मुझे यहाँ एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करना है। तो एग्रीगेशन फंक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि इस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, सम बेसिक ऑपरेशन ओवर द numpy array। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को एज np, और इसके बाद क्या लिखते हैं, ar1 इक्वल टू np डॉट array, और इसमें हम लोग डाल देते हैं किसको, कुछ वैल्यूज़ को, लाइक 22, 44, 55, 11, 66, 33, 44, ये कुछ ऐसा है। अब मुझे इसमें से कुछ कुछ काम करने हैं। जैसे क्या काम करना है, अब मान लो मुझे अभी सबसे पहले ये पूरे दिन का मान लो टेम्परेचर ही है, मुझे अब एवरेज टेम्परेचर निकालना है। ये पूरे दिन का टेम्परेचर है, अलग अलग आवर्स में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि 66 टेम्परेचर नहीं होगा, मान लेते हैं फिर भी। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज ऑफ ar1। तो क्या कोई फंक्शन है इसके लिए, हाँ है। इसके लिए एक फंक्शन है, मैं डायरेक्ट प्रिंट ही कर देता हूँ। और प्रिंट क्या करेंगे हम, ar1 डॉट मीन, क्या लिखना होता है, मीन। अब ज़रा रन करके देखा जाए इसको। पाइथन क्या डालेंगे, क्या था, agg डॉट। अब देखो एवरेज क्या टेम्परेचर है वो यहाँ पे बता रहा है। अब जैसे एवरेज निकाला, मान लो मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है, मैक्स ऑफ ar1। क्या निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्रिंट, और प्रिंट में क्या डालेंगे, ar1 डॉट मैक्स, ar1 डॉट मैक्स, ऐसे डालते हैं। अब दोबारा रन करके देखते हैं। तो मैक्सिमम क्या है, 66, सही आया। अब मान लो मुझे मीन निकालना है, मिनिमम टेम्परेचर बाय द वे निकालना है मुझे, मैक्स ऑफ ar1। तो ऊपर भी मैक्स ही था क्या, तो यहाँ क्या डाल देते हैं हम लोग, मीन। क्या डाल देते हैं, मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्रिंट, और क्या डालेंगे यहाँ पे, ar1 डॉट मीन, ar1 डॉट मीन। अब दोबारा रन करते हैं। मीन क्या है वो बता दिया। अब उसके बाद क्या निकालना है मुझे, मीन हो गया, मैक्स हो गया। अब मुझे इसका टोटल करना है, सम ऑफ ar1। तो क्या सम निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल। ar1 डॉट क्या देना होगा, सम, ar1 डॉट सम। ट्राई करते हैं, तो सम क्या है इसका। तो ये जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, किसके ऊपर, numpy array के ऊपर। तो हमने क्या क्या डाल दिया, मीन निकाला, मैक्स निकाला, मीन निकाला, और सम निकाला। अच्छा ठीक है। अब मुझे मान लो कि इसका क्या निकालना है, मुझे इसको शॉर्ट करना है। क्या करना है, शॉर्ट करना है। अभी सॉर्टेड है नहीं। अगर अभी आप प्रिंट करके देखोगे, अब क्या लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट द ar1। ar1 को अगर मुझे अभी बिना शॉर्ट किए हुए प्रिंट करना है, तो मैंने क्या लिखा है, ar1। अब ज़रा रन करके देख लूँ मैं, क्या शॉर्टेड ऑर्डर में है, नहीं।
अभी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये शॉर्ट हो जाए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, r1 डॉट सॉर्ट। क्या लिखना होगा, r1 डॉट सॉर्ट। अब अगर मैं दोबारा इसी को रन करता तो क्या आएगा, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे नन आ रहा है। नन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हमें कहीं स्टोर करना होगा और उसको प्रिंट करना होगा। क्या करना होगा, स्टोर करके प्रिंट करना होगा। या फिर एक सेकंड दूसरा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सॉर्ट, और सॉर्ट में किसको डाल दिया हूँ, r1। ऐसा नहीं करते, एक हम बना लेते हैं शॉर्टेड एरे। क्या बना लिए, सॉर्टेड एरे, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, r1 डॉट सॉर्ट, r1 डॉट शॉर्ट। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐसे को प्रिंट कर लेते हैं। किसको प्रिंट कर लेते हैं, सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर लेते हैं। अब दोबारा रन किया हमने, क्या आ रहा है यहाँ पे, ओह मतलब कुछ गड़बड़ है। वैल्यू क्या आ रहा है इसका, नन आ रहा है, मतलब शॉर्ट नहीं किया ये। क्या होता है, शॉर्ट, और इसमें क्या डाल दो, r1। शॉर्ट ऐसे काम करेगा नहीं, और उसमें नन क्यों आ रहा है, r1 डॉट np डॉट शॉर्ट लिखना होगा। हाँ, np डॉट शॉर्ट लिखना होगा, और इसमें पास करना होगा r1। अब जब रन करेंगे तो क्या आएगा, हाँ अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। किस में आ गया, सॉर्टेड ऑर्डर। अब चाहे तो इस चीज़ को यहाँ जो मैंने ऐसे किया, इसको एक लाइन में भी कर सकते थे। तो एक लाइन में करने के लिए बस यहाँ क्या लिख देते, प्रिंट, ये भी काम कर जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया किसके ऊपर, और इसको बोला जाता है एग्रीगेशन ओवर एरे। अपने आप कहाँ किया, यहाँ पे सॉर्ट एक मेथड को कॉल किया तब ना, नंपाई इसीलिए आना आसान है। नंपाई को बनाया गया था, वो उसके पीछे मेन रीज़न क्या था कि बड़े से बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन को चुटकियों में किया है। तो मिस्टर ट्रैविस जो थे, उन्होंने इसको बनाया, और इसका बनाने के पीछे रीज़न क्या था, रीज़न यही था कि बड़े से बड़े फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान तरीके से किया जाए, बिना फंक्शन का यूज़ किए हुए किया जाए। अभी जो हम लोग किए, ये जो पिछले एग्जांपल्स में हमने जो देखा था ब्रॉडकास्टिंग वाला, किसी में देखे थे, अब पिछले एग्जांपल्स में वो कितना आसान था। अगर उसको करना पड़ता नॉर्मल या ट्रेडिशनल तरीके से तो एक लूप चलाना पड़ता, और मिलियंस ऑफ अगर रिकॉर्ड्स हैं तो उतने बार इटरेट करना पड़ता है, और ये बिना लूप चलाए आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। इसके पीछे ये है, सिंपल याद रखना कि देखो, जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं प्रिया, तो फंक्शन का एक नेचर होता है। फंक्शन का क्या होता है, नेचर होता है। याद करो, टेक समथिंग हो सकता है, रिटर्न, याद आ रहा है कुछ, रिटर्न समथिंग ये हो सकता है। अब कुछ फंक्शन ऐसा होता है कि टेक नथिंग नेचर का होता है। जैसे देखो, ये मीन जो है किस नेचर का है, टेक नथिंग नेचर का है, लेकिन ये क्या है, टेक समथिंग नेचर का है। तो अगर हम शॉर्ट लिखेंगे तो किसके लिए शॉर्ट करना है, तो np मतलब जो हमारा नंपाई एरे है उसको शॉर्ट करो, और किस नंपाई एरे को करो, बस। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये भूलता आदमी है, लेकिन इसका तो MDN रेफरेंस है, वहाँ से मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात याद रखना है कि फंक्शन का तो नेचर अलग अलग चार होता है ना,
तो हर फंक्शन का एक नेचर नहीं है, कुछ नेचर है टेक समथिंग, कुछ है टेक नथिंग। तो ये जो सॉर्ट वाला मेथड है इसका नेचर है टेक समथिंग, जबकि सम का, मीन का, मैक्स का, इन सब का नेचर क्या है? टेक नथिंग। समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये कहानी था क्या? एग्रीगेशन फंक्शन का। अब एग्रीगेशन के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नमपाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसे बोला जाता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या डाल दिया जाए? इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है जिसको बोला जाता है फैंसी इंडेक्सिंग, है ना, और एक होता है बुलियन मास्किंग। अब ये नाम थोड़ा अटपटा लगेगा, ISFB.py, मतलब इसमें हम लोग 4 काम करना सीखेंगे। क्या क्या 4 काम करना सीखेंगे? इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, फैंसी इंडेक्सिंग और बुलियन मास्किंग। अब होता क्या, ज़रा इनको समझ लिया जाए तो आगे की बात करेंगे हम लोग। तो देखो, सीधी सी बात याद रखना है कि इंडेक्सिंग का यूज़ किस लिए करते हैं। इंडेक्सिंग जब भी बोला जाए तो याद रखो, टू गेट अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम numpy एरे। numpy एरे से कोई सिंगल वैल्यू गेट करना है तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे? इंडेक्सिंग का। कोई एक वैल्यू गेट करना हो तो। अब स्लाइसिंग का यूज़ कब करते हैं? तो बोलेंगे कि स्लाइसिंग का यूज़ तब करेंगे टू गेट मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम numpy एरे। अगर आप एरे से मल्टीपल वैल्यू यूज़ करना चाह रहे हो, गेट करना चाह रहे हो, तो किसका यूज़ करेंगे? स्लाइसिंग का। अगर सिंगल वैल्यू गेट करना चाहते हो तो किसका यूज़ करेंगे? इंडेक्सिंग का। अब लेकिन स्लाइसिंग गेट मल्टीपल वैल्यू, लेकिन ये कंटिन्यूअस वैल्यू को, है ना, कंटिन्यूअस को। अब लेकिन मान लो मुझे कंटिन्यूअस नहीं चाहिए। अब चलो एग्जांपल समझा देते हैं। मान लो मेरे पास एक एरे है और एक एरे है कुछ इस तरीके का एरे है। अब इसमें से मुझे सिर्फ 11 निकालना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इंडेक्सिंग का। मुझे क्या करना है? सिर्फ इस एरे से 11 को निकालना है, तो इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। अब अगर मान लो मुझे यहाँ 33 से लेकर के 55 तक निकालना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? स्लाइसिंग का। कंटिन्यूअस मैनर में है तो किसका यूज़ करेंगे? अब लेकिन मुझे कंटिन्यूअस मैनर में नहीं चाहिए, 33 चाहिए, 44 चाहिए और 66 चाहिए। मतलब मल्टीपल वैल्यू तो चाहिए लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फैंसी इंडेक्सिंग का। अब फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ किस लिए करते हैं? तो इसका जवाब देंगे कि फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं टू गेट मल्टीपल वैल्यू इन नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर, है ना, फ्रॉम numpy एरे। अगर numpy एरे से नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर में हमें वैल्यू गेट करना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? बुलियन मास्किंग की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं? बुलियन मास्किंग की तरफ। अब बुलियन मास्किंग क्या होता है, ज़रा इसकी बात करें तो मान लो एक कंडीशन के बेसिस पे हमें कोई वैल्यू गेट करना है। गेट अ वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। यहाँ कोई कंडीशन नहीं था, ऊपर 3 जो बात हमने लिखी थी। लेकिन अगर हम बोलें कि हमको वो वैल्यू लाओ जो 50 से बड़ा हो, ये मतलब नहीं है कि वो किस इंडेक्स पे है। मुझे वो वैल्यू दो 50 से बड़ा हो।
तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे? बुलियन मास्किंग। हाँ, टू गेट अ वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन फ्रॉम नमपाई एरे। तो पॉइंट समझ में आया कि किसका यूज़ कब करेंगे? अब ज़रा इसका सिंटैक्स देख लें, बढ़े आगे। और ये सबसे कॉमन ऑपरेशन में से एक होता है। हाँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर हम लोग बोलेंगे तो हम कर क्या रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें करना यही होता है ETL। क्या काम करना होता है? डेटाबेस के ऊपर, डेटा के ऊपर हम लोग मेन ऑपरेशन क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तुम लोग कम से कम तीनों लोग तो समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यहाँ काम क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। तो अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं? डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का ये 4 तरीका देख रहे हैं। हमारे पास एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, वहाँ से डेटा मुझे निकालना है, चाहे सिंगल डेटा या मल्टीपल डेटा। तो हमारे पास ये 4 तरीके हैं डेटा को उठाने का। या तो इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे, स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे, या फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे, या बुलियन मास्किंग का यूज़ करेंगे। चारों का अलग अलग केस है। सिंगल वैल्यू उठाना हो, इंडेक्सिंग। मल्टीपल कंटिन्यूस वैल्यू को उठाना हो, स्लाइसिंग। अगर मल्टीपल नॉन कंटिन्यूस वैल्यू को उठाना हो तो फैंसी इंडेक्सिंग। और अगर मुझे कोई शर्त के आधार पर वैल्यू उठाना हो, बढ़े आगे। अब चलो यही सेम उठा लेते हैं समझने के लिए। क्या किया जाए? इंपोर्ट क्या करना है? numpy as input। उसके बाद क्या करना है? मुझे एक एरे बनाना है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, और लिस्ट ऑफ एलिमेंट के लिए np डॉट एरे, और उसमें वैल्यू क्या डाल दूँ? पूरा कॉपी किया हुआ था ना, हो गया, एरे बन गया अपना। अब मुझे इसमें क्या करना है? इसमें पहला काम हम लोग इंडेक्सिंग वाला सीख लें, या कुछ और वैल्यू इसमें डाल दिया जाए। मान लो एक और वैल्यू डाल देते हैं 88, कुछ वैल्यू ज़्यादा डाल दिए, स्लाइसिंग वगैरह करना थोड़ा आसान रहेगा। अब मुझे पहला टारगेट दिया गया टू गेट थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे। कोई एक क्वेश्चन दिया मेरे को कि थर्ड एलिमेंट बताओ। आप बता सकते हैं, बड़ा आसान। क्या करेंगे? हम डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं। और क्या प्रिंट करेंगे? LOE, हम क्या लिखेंगे? LOE स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। और यहाँ थर्ड कहने का मतलब, अब चूंकि हम जानते हैं कि एरे जो होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब कि पहला इंडेक्स क्या होगा? 0। पहला इंडेक्स क्या होगा? 0। यही ना मतलब हुआ? जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का मतलब फर्स्ट इंडेक्स शुड बी 0। अब लेकिन हमें तो थर्ड चाहिए, तो थर्ड के लिए मुझे यहाँ इंडेक्स क्या डालना पड़ेगा? 2। थर्ड के लिए क्या डालना होगा? 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। क्या देखो तो सही मिला है हमको, थर्ड इंडेक्स का वैल्यू मिला है। अब ये तो हो गया क्या? इंडेक्सिंग की बात। अच्छा, अब इंडेक्सिंग भी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ होता है? लेफ़्ट टू राइट। और नेगेटिव इंडेक्सिंग कब करते हैं? वो तो राइट टू लेफ़्ट के लिए, राइट टू लेफ़्ट के लिए। अच्छा, मान लो कि यहाँ इंडेक्स में हम लोग -1 डालेंगे तो गेस करो तो क्या प्रिंट करेगा? गलत, 88। क्या प्रिंट करेगा? -1 मतलब लास्ट का पहला इंडेक्स, लास्ट से फर्स्ट इंडेक्स।
है ना। ट्राई करते हैं। अब अगर मान लो यहाँ -2 डालते हैं तो क्या आएगा, गैस करो। अब आएगा वो जो तुम कह रहे थे, 90। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। हाँ, नेगेटिव कब, रिवर्स केस में, है ना। देखो, अच्छा से ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ही फ्लैक्सिबल है और मल्टी डायनेमिक है। अगर मान लो कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग पे लोड लेना है, सॉफ्टवेयर तो सब में बनता है, .NET में बनता है, इवन विजुअल बेसिक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनता है जो 20 साल पुराना है। अब आप कोई भी एक अच्छे से सीख लो। अब मान लो मेरा तो जॉब रोल है पढ़ाने का, तो हमको सब आना चाहिए। लेकिन अगर जिस पढ़ाने के फील्ड में नहीं जाना चाह रहा है, वो कोई एक लैंग्वेज बढ़िया से सीख ले, वो भी काफ़ी है। अब वो एक लैंग्वेज में मेरा देखते ही होगा पंच लाइन है कि पाइथन सीखो। अगर एक लैंग्वेज ही सीखना है तो मान लो तुमको असेंबली लैंग्वेज कोडिंग नहीं करना है, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, तो पाइथन सीखो। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है तब तो C या C++ सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं। अब बात कर रहे हैं क्या, ये हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या डाल के छोड़ दें, यही ना क्वेश्चन था मेरा, तो इसके हिसाब से तो 2 डाल के छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, टू गेट थर्ड टू 6th एलिमेंट फ्रॉम द क्या लिखेंगे इसके लिए, LOE, और यहाँ हम स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। अब स्लाइसिंग मतलब स्लाइसिंग में 3 बातें डालनी पड़ती है। स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ तक करना है, और स्टेप वैल्यू कितना रहेगा। स्लाइसिंग में आप 3 पैरामीटर दे सकते हैं, कितना, स्टार्ट, एंड और स्टेप। हाँ, सबसे लास्ट में, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये भी कह सकते। तो मान लो स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, अभी तो क्लियर दिया हुआ है, थर्ड कहने का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू। एंड कहाँ करना है मुझे, तो टोटल कितने एलिमेंट्स है अपने, अच्छा 6 तक जाना है ना, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, ना। अगर 6th एलिमेंट बोला जाए तो आपको यहाँ पे 6 ही डालना पड़ेगा। बोलो क्यों, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट डालते हो -1 तक ही जाता है, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। तो अगर 6 डाले हैं तो कहाँ तक जाएगा, 5th तक जाएगा। 6 डाले हो मतलब 5 तक जाएगा। तो देखना है 1 2 3 4 5, है ना, 6 तक जाना है। तो अगर 6 डाले हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। लेकिन चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1, या इसको ऐसे बोलो तो 0 1 2 3 4 5। तो हमें 77 तक ही मिलेगा। लेकिन 77 तक मिलने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 से 5 तक में क्या हो जाएगा, 6। अगर मान लो मैंने यहाँ 6 डाला ना, तो 6 तक में नहीं जाएगा, 6 तक नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट वाला वैल्यू क्या रहता है, एक्सक्लूडेड रहता है। क्या रहता है, एक्सक्लूडेड रहता है। अब स्टेप वैल्यू क्या डालना है, मान लो स्टेप वैल्यू नहीं डालते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, 1। क्या रहता है, 1। तो अभी अगर प्रिंट करके मैं देखूं तो क्या आएगा, 11 आया, 55 आया, 44 आया और 77 आया। यही ना बोले थे, यहाँ तक आएगा। क्यों यहाँ तक आया,
क्योंकि 0 1 2 3 4 5 ही तक ना गया कि 6 तक गया? समझ में आया? 0 1 2 3 4 5। अगर 6 तक जाता तो क्या आना चाहिए था? 66 भी आना चाहिए था, क्योंकि ये क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है। आखिरी वैल्यू क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है। अगर 6 लिखना हो तो वहाँ तो 7 आएगा ना। हाँ, अगर 6 लिखना होगा तो वहाँ तो 7 आएगा ना वैल्यू। अगर 6 तक जाना है तो आपको 7 लिखना 7 पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट समझो इस बात को कि जितना लिखे -1 तक जाएगा। हाँ, क्योंकि एक पहले से स्टार्ट भी हो रहा है, तो हमें उतना एलिमेंट मिल जा रहा है जितना हम लिख रहे हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया किसका यूज़? स्लाइसिंग का। अच्छा, मान लो कि यहाँ क्या कर दे रहा हूँ मैं, 2 डाल दे रहा हूँ, स्टेप वैल्यू 2 डाल दे रहा हूँ। अब क्या होगा, गेस करो? 11 तो आएगा, फिर 44 आएगा। 11 के बाद 44 है, उसके बाद अब समझ में आया ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू क्या डाल दिया इस बार? 2। तो 1 का गैप नहीं कर रहा है, कितने का गैप कर रहा है? 2 का गैप कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। स्लाइसिंग का ही आप लोग भी बता सकते हो। टू गेट फर्स्ट 3 एलिमेंट फ्रॉम द एरे, बताइए क्या लिखना पड़ेगा? मैंने बोला है कि मुझे एरे का क्या चाहिए? पहला 3 एलिमेंट चाहिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट 3 मतलब कंटिन्यूस की बात कर रहा है, और कंटिन्यूस के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? स्लाइसिंग का कर सकते कि नहीं कर सकते? फर्स्ट 3 एलिमेंट चाहिए। तो फर्स्ट कहाँ से शुरू होता है? 0 से। अगर मान लो कि आपको फर्स्ट देना है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोलोन डाल दो, इसको खाली छोड़ दो। फर्स्ट वाले को क्या छोड़ दो? खाली छोड़ दो। खाली छोड़ने का मतलब पहला 0 से ही लेगा। अब लास्ट क्या डालेंगे? लास्ट क्या डालेंगे? लास्ट थर्ड मतलब 3 एलिमेंट चाहिए ना, तो 3 चाहिए, तो 0 1 2। अगर 2 डालेंगे तो 2 को एक्सक्लूड कर देगा, तो क्या डालेंगे? 3 डालें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3। तो क्या करेगा? 0 1 2, 3 एलिमेंट मिल जाएगा मुझे। क्वेश्चन मेरा यही है, मुझे फर्स्ट 3 एलिमेंट चाहिए था, सो मुझे फर्स्ट 3 एलिमेंट मिल गया। चेक करके देखें। देखो, फर्स्ट 3 एलिमेंट मिला या नहीं मिला? 22 33 और 11। कोई दिक्कत? यही टारगेट था ना अपना। अच्छा, चलिए अब मुझे क्या चाहिए? समझ में आ रहा है सबको? टू गेट लास्ट 3 एलिमेंट फ्रॉम द एरे, मुझे एरे का आखिरी का 3 एलिमेंट चाहिए। एरे का आखिरी का 3 मतलब कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो यहाँ भी किसका यूज करेंगे? स्लाइसिंग का। क्या लिखना पड़ेगा? हम लिखेंगे इसके लिए प्रिंट, और ब्रैकेट शुरू करेंगे, और क्या डालेंगे आप? LOE, और स्लाइसिंग ऑपरेटर के लिए क्या लगाएंगे? आखिरी का 3। मतलब मुझे इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? कितने एलिमेंट हैं? 9 6 से चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6, फिर कोलोन, और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इतना लिखेंगे। तो ये मतलब 6 से शुरू करेगा, जितना एलिमेंट होगा सबको दिखा देगा, जितना एलिमेंट होगा सबको दिखाएगा। अब ट्राई करें दोबारा। अब देखो, 66 99 88, हमें यही तो रिजल्ट चाहिए था। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू डालें, एंडिंग कुछ नहीं डालेंगे। नहीं,
तो हम हर केसेस को देखते चल रहे हैं। अब अगर कोई बोले कि मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में सारा चाहिए एलिमेंट, क्या चाहिए? सारा एलिमेंट हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। रिवर्स ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? प्रिंट। अब अगर रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब -1 से स्टार्ट करना है। 0 से ही चलना है, मतलब 0 तक जाना है, 0 तक आखिरी एलिमेंट भी वही होगा, बस यहाँ लगा क्या देना है? -1। क्या लगा? फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं तो वहाँ पे कोलोन 3 लिखे हैं, तो अगर लास्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पे -3 नहीं लिख सकते? कहाँ पे? यहाँ शुरू में नहीं वो नीचे 6 ना लिखे हैं। ये हाँ, का यहाँ पे -3, क्योंकि लास्ट एलिमेंट लेंगे तो ये देने की ज़रूरत क्या है? लास्ट अगर कुछ नहीं दिए तो लास्ट ही माना जाएगा, कुछ नहीं दिए तो क्या माना जाएगा? वो लास्ट ही माना जाएगा, इसलिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बोला? ये स्टार्टिंग कुछ भी हो, एंडिंग भी कुछ भी हो, स्टार्टिंग कुछ भी हो, एंडिंग कुछ भी हो, स्टेप वैल्यू क्या होना चाहिए अपना? -1 होना चाहिए। स्टेप वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। अब ये किसका बात कर रहे हैं? ये तो बता ही नहीं किसकी बात कर रहे हैं। अब हम दोबारा रन करते हैं। लुक एट दिस। क्या किया ये? यही ना टारगेट चाहिए था मेरे को, रिवर्स कर दिया। अब इसमें ये वाला लॉजिक लगा के हम लोग किसी स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं। ये कहने का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट। अगर लास्ट टू फर्स्ट चलना है तो हम स्टार्टिंग कुछ नहीं डालेंगे, एंडिंग भी कुछ नहीं डालेंगे, और स्टेप क्या डाल देंगे? -1। -1 कहने का मतलब सबसे पहले किसको उठाएगा? 88, फिर किसको उठाएगा? 99, फिर किसको उठाएगा? 66 एंड सो ऑन। तो ये सोचो कि रिवर्स करने का कितना बढ़िया टेक्निक है। चलो, तो अभी तक तो 2 ही ऑप्शन देखे हैं, फटाफट 2 बचा हुआ आज कंप्लीट करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग फैंसी इंडेक्सिंग का यूज। स्लाइसिंग तो समझ में आ गया श्रुति। अब फैंसी इंडेक्सिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एग्जाम्पल में हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि मुझे इसमें से क्या चाहिए? 33 चाहिए। प्रिंट करो सेकंड और फिफ्थ और 7th एलिमेंट ऑफ द एरे। मुझे क्या करना है? सेकंड, फिफ्थ और 7th एलिमेंट ऑफ एरे। अब किसी एक ऑर्डर में है क्या? किसी एक ऑर्डर में नहीं है। अगर एक सीक्वेंस में होता तो क्या कर लेते हम? स्लाइसिंग का यूज कर लेते। तो यहां हम किसका यूज करेंगे? फैंसी इंडेक्सिंग का। इसीलिए मैंने ऊपर पहले समझा दिया है, फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपसे करने। और मैम से फिर हम खुद एडमिन इसीलिए बने ताकि हम डिटेल में बताएं, ताकि जो कल नहीं आया था उसको भी समझ में आए और जो आज आया उसको तो आएगा ही। देखते हैं कैसे किया जाएगा इस चीज़ को। प्रिंट करते हैं हम लोग, और प्रिंट क्या करेंगे? ये लो ये, और इसमें हमें क्या डालना होता है? एक एरे डालना होता है। क्या डालना होता है? एरे डालना होगा। अब एरे में कौन कौन सा एलिमेंट होगा हमारा, ये बताओ। एक एरे डालना होगा, तो एक एरे में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? अभी भी तो क्लियर है। सेकंड के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड के लिए 1 लिखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। और फिफ्थ के लिए क्या लिखना होगा? 4। और 7th के लिए क्या लिखना होगा? 6। बस इतनी सी बात। हाँ, बस इतनी सी बात। अब हाँ,
एज अ एरे इंडेक्स को पास कर देंगे और इसी को बोला जाता है अब ये फैंसी नहीं है। अब कैसे ज़रा रन किया जाए इसको, देखो तो काम किया। यहाँ पे एरे इंडेक्स हो गया था। हाँ, एज अ इंडेक्स एरे को पास कर देंगे। हाँ सर सही है। मुझे क्या चाहिए था सेकंड, सेकंड मतलब 33, मुझे चाहिए था फिफ्थ, फिफ्थ कहने का मतलब 44 और हमें चाहिए था सेवेंथ, सेवेंथ कहने का मतलब 66। ये कमाल किसका है? फैंसी इंडेक्स। अब आगे बढ़े, एक और बाकी है, वो क्या है? बुलियन मास्क। ये तो और इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हम लोग इसी पे काम भी कर रहे होंगे क्योंकि हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। मुझे ये डेटा चाहिए, अगर ये बड़ा हो तो चाहिए, छोटा हो तो चाहे बराबर हो तो चाहिए। तो कंडीशन के बेसिस पे अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? बुलियन मास्किंग का। क्या जैस्मिन समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ से अब क्या लिखते हैं? टू फाइंड ऑल एलिमेंट दैट इज क्या ग्रेटर देन 55। एक ग्रेटर देन 50 कर देता हूँ। 50 से बड़ा जो भी है उन सबको दिखाओ। हो सकता है ऐसा? हाँ, एक कंडीशन है। चलिए क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हम लोग को यूज़ करना होगा बुलियन मास्किंग का। तो मैंने लिखा प्रिंट और उसके बाद क्या? LOE, और LOE के बाद हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे? क्या करना है मुझे? LOE, और उसमें क्या डालेंगे हम लोग? कंडीशन डालेंगे। तो LOE ग्रेटर देन क्या डालना पड़ेगा? ग्रेटर देन 50। LOE ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन क्या डालेंगे? LOE, ये तो ठीक था। अब मुझे वो एलिमेंट्स चाहिए, तो एक तो इसके लिए हो गया, ठीक है। एक बार तो लिखना पड़ेगा इसके लिए, और एक बार जो LOE हम लोग लिखेंगे, ये इसका वाला बंद हो गया। अब बात कर रहे हैं इस LOE का। तो इस LOE की बात क्या हो रही है कि ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट हो वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको स्क्रॉल करें। अब कितना एलिमेंट मिलेगा मुझे? 55, 2, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट मिलना चाहिए। ओके, लुक एट दिस, ट्राई करें। कुछ गड़बड़ आ रहा है। टू मेनी इंडेक्सेस फॉर array one dimensional but this। सिंटैक्स में गलती किया हूँ मैं। एक और एक नहीं, ब्रैकेट LOE लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, कौन सा? ये वाला LOE। और अब क्या करते हैं हम लोग? हाँ, क्या आ गया? 55, 77 सही है। और अगर हम ग्रेटर देन 55 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 55 एक्सक्लूड कर देगा। 55 क्या कर देगा? एक्सक्लूड कर देगा। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर और कंडीशन लगाना है तो फिर क्या लगाएंगे? एंड। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एंड लगा सकते हो। एंड LOE लेस देन क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 90 होना चाहिए।
तो लेस देन 90 में क्या छट जाएगा? 99 छट जाएगा। क्या छट जाएगा? 99 छट जाएगा यहाँ पे। अब क्या डाला गया है यहाँ पे? अच्छा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन एरे विद मोर देन वन एलिमेंट्स इन एम्बिगुअस। कुछ नहीं करना है, ये जैसे मैंने डाला ना, एक यहाँ पे डाल दो, एक हो गया। अब यहाँ से आगे क्या लिखना होगा? एंड, और बाकी फिर क्या लिखना होगा? एलो ई, और यहाँ दूसरा कंडीशन डाल देते हैं, एलो ई इज लेस देन क्या कर देते हैं? 90। ये सेकंड कंडीशन डाल दिया यहाँ पे। क्लियर? अभी भी नहीं काम करेगा। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ array with more than one element is ambiguous. Use a dot any or a dot all. मल्टीपल कंडीशंस के लिए। Yes, sir. दोनों कंडीशन ठीक, वही लगा ऐसे दे। भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तो उस हिसाब से अगर लिखेंगे तो हमें लिखना होगा एलो ई इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 50, और या फिर एंड क्या लगा सकते? एंड एलो ई इज लेस देन क्या होना चाहिए? 90। एक और ब्रैकेट था ना, सेपरेट किया था ना, फिर इसको सेपरेट करके फिर अलग वेरिएबल निकालना था। उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं ना, जो वैल्यू आ रहा है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ एरे विद मोर देन वन एलिमेंट इज और सर इसको बिग ब्रैकेट में एलओई के बंद करना है। हाँ, ये ऐसे बंद किया है ना, इसको फिर एलओई के बिग ब्रैकेट में डालना है। स्टार्टिंग में एलओई लिखना होगा और उस पर बिग ब्रैकेट में डालना है। इसको दो पार्ट में करके करने दो। हाँ, to find all element that is greater than 50 and
लेस दैन 90। तो ग्रेटर देन 50 तो हम निकाल लेंगे जो ऑलरेडी निकला हुआ है। और फिर क्या निकाल लेते हैं अब प्रिंट करना बात की बात है, छोड़ो। मान लो एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो रिजल्ट RES। अब सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या हम लिख सकते हैं LOE लिख सकते हैं ना, और LOE क्या डाल सकते हैं, LOE इज ग्रेटर देन 50। तो 50 से ऊपर के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे मुझे। चलो हम लास्ट में किसको कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं RES को, प्रिंट कर देते हैं RES को। अगर अभी हम रन करते हैं तो मुझे यहाँ पे वही मिला जो ऊपर में इसकी वजह से मिला था। अब हम इसी में चेंज करते हैं, ये जो आया ये हुआ पहला कंडीशन। अब मुझे यहाँ पे लिखना है एंड, क्या लिखना है एंड, क्या डाल सकते हैं हम, LOE, और इसमें फिर क्या जाएगा LOE, और लेस देन क्या जाएगा यहाँ पे, लेस देन क्या जाएगा 90। अब देखते हैं कि रिजल्ट में मुझे मिला क्या, रिजल्ट में मुझे क्या मिला। तो रिजल्ट में अभी क्या कह रहे थे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ एरे विथ मोर देन 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 50 मिला। वो और है और भी तो दे दो। बुलियन एंड इसी को कहते हैं। क्या डाल देते, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख लेते हैं, समझे, मतलब जो रिजल्ट आया। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये लॉजिकल एंड है, हम इसको बुलियन एंड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एक ही है, बुलियन एंड डाल देते हैं, इसको बुलियन एंड कहते हैं। फिर स्मॉल ब्रैकेट शुरू करते हैं, और एक इसको हमने अलग रिजल्ट में डाल दिया। हाँ, बंद हो गया। हाँ, अगर इन दोनों को एक सिंगल करना है तो फिर अलग करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा जो रिजल्ट आया उसको एक टपल में कन्वर्ट करो, पूरे रिजल्ट को क्या करो, यहाँ इसकी बात कर, इसको छोटे वाले में, इसको ये वाला भी ये ऐसा कह रही है, ऐसा है ना, क्या हटा दें, ये वाला उसी में रिजल्ट रखे हैं ना, या तो हम ये तो रिजल्ट है ना। ये वाला इसके पहले, अच्छा ये हटा दें, कहाँ, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट नहीं रहेगा फिर। हाँ, तो सिंपल तो ही था, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जहाँ मैच कर रहा है उसको क्या बता रहा है, फॉल्स, ये ट्रू, और जहाँ नहीं मैच कर रहा है क्या बता रहा है, ट्रू। जहाँ मैच कर रहा है वहाँ क्या बताएगा, ट्रू, और जहाँ नहीं मैच करेगा क्या बताएगा। हाँ, चलो सलोनी का पहले सुनते हैं, बोलो। हाँ, ये वाला नहीं होगा, अच्छा ये एलो नहीं होगा, हटा दिए, और बोल, बिग ब्रैकेट भी नहीं होगा, और बोलो, अच्छा यहाँ एक बिग ब्रैकेट लगेगा, यही ना कह रही है, ये हो गया, और बताओ, इसमें भी हटा दें,
बिग ब्रैकेट भी हटा दें, और इसमें भी बिग ब्रैकेट हटा दें फिर, और इसमें भी हटेगा, इसमें भी तो हटेगा, इसमें भी हटेगा। और फिर ये जो रिजल्ट है ना, हाँ। उसको अलग एलोई में नीचे आने हाँ, अब लिखते हैं दूसरा नाम। क्या दूसरा नाम लिखें? जैसे कोई भी एक नाम मान लेते हैं आर, और उसके बाद क्या करेंगे? इसमें एलोई एलोई, और उसमें आर ई एस को आर। अब आर आर को प्रिंट करेंगे तो हमको क्या देगा? बुलियन वैल्यू देगा। क्या देगा? मान लो हमने यहाँ प्रिंट किया आर आर को, तो मुझे क्या मिला? उसके वही मिला जो चाहिए। जो चाहिए, मतलब 50 से ऊपर और 90 से छोटा। RDS में भी करते तो मेरा सेम सिंबल के साथ सेम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते ये क्या हो गया? लंबा लंबा हो गया था इसलिए। अच्छा, छोटा कर दिया जाए। आरएस की जगह दो एलओवी एक्स्ट्रा हो गया था। देखो यहाँ क्या करना है, एक सेकंड, एक लाइन में करना है इसको। तो एक लाइन में करना है तो एल ओ ई कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, है ना। और अब हम किसको प्रिंट कर लेते हैं? अब यहाँ प्रिंट किसको कर लेते हैं? रिजल्ट को कर लेते हैं, तो भी काम कर जाएगा। यही चाहती थी तुम। अब देखो, इसको डायरेक्ट भी अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये पहले प्रिया का बात पूरा हुआ, सलोनी का, अब शालिनी का। अब देखो फिर रिजल्ट वही आया। तो इसको ब्रेक डाउन किया गया दो पार्ट में। तो देखो कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे एक गलती क्या हो रही थी मेरे से, मैं यहाँ पे ये जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको बोला जाता है बुलियन ऐड, और ये जो मैं इसके जगह पे लिख रहा था, ये इसको बोला जाता है लॉजिकल ऐड। क्या है? लॉजिकल ऐड। और मेरा मिस्टेक ये था कि हमें अभी बुलियन मास्किंग टॉपिक कर रहे हैं हम। टॉपिक क्या है अपना? बुलियन मास्किंग। तो यहाँ मुझे बुलियन एंड का यूज़ करना चाहिए। अब बुलियन एंड भी क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। जैसे कि C++, C#, जावा में जो बुलियन एंड होता है ऐसे होता है। तो एक मिस्टेक ये मेरा था कि लॉजिकल एंड भी यही होता है। लॉजिकल एंड भी यही होता है, लेकिन पाइथन में लॉजिकल एंड अलग होता है, बुलियन एंड अलग होता है। अब यहाँ हम लोगों को क्या यूज़ करना था? ये, बस ये प्रॉब्लम था। बाकी तो हमने जो यहाँ किया था वही चीज़ यहाँ भी है। बस ये जो पूरा हमने लिखा, ये हमारा एक आर्गुमेंट हुआ, ये हमारा दूसरा आर्गुमेंट हुआ, और ये दोनों को हमने क्या कर दिया? हाँ, बुलियन एंड का यूज़ किया, बस। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखें। अब जो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वो इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और उसको बोला जाता है कि हमें सीखना है स्टैकिंग। क्या सीखना है मुझे? स्टैकिंग। हमें सीखना है डिलीशन, डिलीट करना किसी भी एलिमेंट को, डिलीट करना, इंसर्ट करना, अपेंड करना, मर्ज करना, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, है ना। तो अगला टारगेट अपना ये सारा कुछ रहने वाला है। अब स्टैकिंग बड़ा हाँ, स्टैकिंग और अंतर है। जब अपेंड करते हैं तो अपेंड का मतलब होता है कि लास्ट में एक एलिमेंट को जोड़ो, और स्टैक का मतलब ये होता है कि ढेर सारे एलिमेंट्स को या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जोड़ो। स्टैकिंग दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब अगर जैसे कि मुझे रो को अगर स्टैक करना होता है तो रो को हमेशा क्या करते हैं? क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली। और जब कॉलम को स्टैक करना है, जैसे एक टेबल था जिसमें मेरे पास कुछ डेटा है पड़ा हुआ, अब लेकिन उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 था और 2 कॉलम और बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? तो वहाँ वर्टिकल स्टैकिंग करते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टली अगर रिकॉर्ड्स बढ़ाने हैं तो क्या करेंगे? H स्टैक, और अगर वर्टिकल करने हैं तो V स्टैक।
तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आज इंडेक्सिंग समझ में आया ना, कोई दिक्कत, उसी तरीके से ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ें।